काल एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। तो जय हिंद गाइज एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए लेके आ चुका हूँ। तो चलिए सबसे पहले अपन स्टोरी को स्टार्ट कर लेते हैं। अब सवाल ये कि असली गब्बर सिंह कौन था? जो शोले फिल्म में गब्बर सिंह दिखाया वो उससे क्यों प्रभावित था? तो असली गब्बर सिंह का असल में नाम गब्बर सिंह नहीं बल्कि गबरा था। भिंड के पास जहां से ये सिलसिला शुरू होता है पूरे चंबल का, उसमें एक इलाका है भिंड। भिंड के पास से ये कहानी शुरू होती है। लेकिन मैं कहानी पे आया हूं उससे पहले भूल गया था, आपको बताता हूं कि इस कहानी को लेके जो रिसर्च किया मेरे पुराने सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर, उसको मैं धीरू भी बोलता हूं, हमने साथ काम किया। अब धीरेन्द्र किसी और चैनल में है। उसने काफ़ी मदद की। असल में धीरेन्द्र को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है और मुझे आज भी याद है कि जब वो हम साथ में थे तो जब सैलरी मिलती थी तो अपने सैलरी का ज़्यादातर पैसा जो है वो किताब खरीदने में खर्च कर देता था। उसके पास किताबों का भंडार है, उसे लिखने का भी शौक़ है, पढ़ने का भी शौक़ है। तो अलग अलग किताबें अलग अलग टॉपिक पे बहुत पढ़ता है। तो उसने डाकू का किताबें भी बहुत पढ़ी, तरुण कुमार भादरे की जो मैं जिक्र कर रहा हूँ उनकी किताबें भी पढ़ी। तो जब मुंबई हम शूट पे थे सुशांत सिंह राजपूत के, तब ये जिक्र आया, तब मैंने कहा था मुझे अपना रिसर्च दो। तो धीरेन्द्र ने मुझे काफ़ी कुछ दिया जिसकी वजह से इस कहानी के जड़ तक पहुंच पाया। तो इसमें धीरेन्द्र ने काफ़ी मदद की। तो असली गब्बर सिंह का जन्म भिंड के पास एक गांव है डांग 1926 में हुआ। एक साधारण परिवार में। बचपन में नाम गबरा था। गबरा इसलिए रखा गया क्योंकि ये बचपन से ही डील डॉल कदकाठी सही थी, पहलवान जैसा दिखता था, ताकतवर था, लेकिन गरीब घर में पैदा हुआ। उसके जो पिता थे, बहुत कम ज़मीन थी। अब उस ज़मीन में पूरा परिवार पल नहीं सकता था। तो आमतौर पे जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन होती है वो ज़्यादा अमीर होते हैं। जो कम ज़मीन होती है वो लोग दूसरों की खेतों में इधर उधर मजदूरी करते हैं। ये इस इलाके में लीगल इलीगल माइनिंग, खदान, पत्थर ये काम होता है, उसमें जुड़ जाते हैं, मजदूरी करते हैं। तो पढ़ाई लिखाई में इतना कुछ शौक़ था नहीं, हालात भी ऐसे नहीं थे, माहौल भी ऐसे नहीं थे। तो गबरा जो है वो बचपन से ही फिर मजदूरी में लग गया। इसी दौरान में उसके पिता की जो ज़मीन थी वो कुछ एक विवाद हुआ, कुछ एक लड़ाई झगड़ा हुआ और उस झगड़े के बाद जो पंचायत है उसने गबरा के पिता की वो ज़मीन कब्ज़े में ले ली। तो अब एक तो उनका बेसिक जो रोज़ी रोटी का ज़रिया था वो भी ख़त्म हो गया। इस बात से गबरा को बड़ा बुरा लगा। उसे लगा कि ये जुल्म है, ज़्यादती है, और फिर गबरा लूटपाट के काम में लग गया। रोज़मर्रा उसने शुरुआत की अपना पेट भरने के लिए, लूटपाट के लिए, और धीरे धीरे ये उसका शौक बढ़ता गया और अब वो जुर्म के रास्ते पे चल पड़ा। फिर उसके हाथ जिन लोगों ने उसके पिता के साथ जो कुछ हुआ था और ज़मीन वमीन कब्जा किया था, फिर उसने एक दो लोगों का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद अब वो सीधे पहुंच जाता है चंबल में। उस वक्त ये था कि उस इलाके में जो भी लोग इस तरह का जुर्म करते थे तो पनाह लेने के लिए चंबल पहुंच जाते थे। और चंबल में आम तौर पर जो वहाँ पे गैंग सक्रिय होता था वो अनजान अननोन लोगों को अपने गैंग में शामिल नहीं करता था, क्योंकि उन्हें डर था कि पुलिस की मुखबिरी ये लोग ना कर दें। तो उसकी वजह से बहुत एक मुश्किल होती थी ऐसे लोगों को भरोसा जीतना। तो गबरा भी जब चंबल पहुंचा तो एक गुज्जर गैंग उस वक्त, लेकिन उस गैंग को पता चल गया कि ये कत्ल करके आया। तो वहाँ एक दूसरी चीज़ थी, अगर डाकुओं को ये पता चलता था कि ये कत्ल करके आया, मर्डर करके आया, क्राइम करके आया, तो फिर वो उसे अपने गैंग में शामिल कर लेते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब ये पुलिस की मुखबिरी नहीं करेगा क्योंकि पुलिस खुद इसे ढूंढ रही है। तो ये भी इस गैंग में शामिल हो गया। लेकिन फिर धीरे धीरे उसे लगा कि ये इस गैंग में रहना ठीक नहीं है। उसने अपना गैंग बनाना शुरू किया था। चंबल की हवा लग चुकी थी, चंबल की पानी का तासीर ऐसा है कि हर शख्स बागी हो जाता है। तो अब गबरा भी जो है वो अपना गैंग बनाने लगा, और गैंग बनाने के बाद उसने डकैती, लूटमाट ये सब शुरू कर दिया। उसे बहुत तेजी से आगे बढ़ना था। 1926 में वो पैदा ही हुआ था और उसके बाद मतलब करीब 18-20 साल की उम्र में वो चंबल पहुंच चुका था। और फिर धीरे धीरे उसने अपने गैंग को बड़ा करना शुरू किया। इसके बाद लूट मार डकैती का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन तब तक गबरा का नाम गब्बर नहीं पड़ा था। उसके नाम जो पड़ा और उसका जो खूंखार दौर आया
कहते हैं कि एक बार गबरा एक तांत्रिक के पास गया और तांत्रिक ने उसे ये कहा कि अगर तुम अपनी कुल देवी को 116 लोगों के नाक और कान काट कर चढ़ाओगे, भेंट करोगे, तो कभी तुम्हारा इनकाउंटर नहीं होगा और कभी तुम्हें पुलिस पकड़ेगी नहीं। ये बात चूंकि गबरा के बारे में ये था कि अंधविश्वास बहुत था, उसने इस बात को सच्चाई में ले ली और उस तांत्रिक के कहने पर अब उसने अपने दुश्मनों को जो है वो मारता था, साथ में उनके नाक काट लेता या कान काट लेता। कई ऐसे मुठभेड़ पुलिस के साथ हुई, उसकी मुठभेड़, उसमें कई पुलिस वालों के उसने नाक काट लिए। यहाँ से अब गबरा की पहचान एक गब्बर सिंह के तौर पर, एक खूंखार, एक इस तरह के डाकू के तौर पर होने लगी। इसके बाद उसका सिलसिला जारी था, लेकिन पहली बार कहते हैं कि गबरा ने उस तांत्रिक के कहने पे 100 से ज़्यादा लोगों के नाक और कान काट लिए थे। और ये बात धीरे धीरे अब यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो पूरा चंबल का बेल्ट लगता है, वहाँ तक पहुँचने लगी और अब गबरा के बारे में जिक्र होने लगा और गबरा अब गब्बर सिंह बन चुका था। लेकिन उसका सबसे खौफनाक काम अभी बाकी था। जब गबरा गब्बर सिंह बना तो उसकी सबसे ये थी कि अगर कोई भी पुलिस की मुखबिरी करता और उसे ज़रा सा शक भी हो, यकीन दूर की बात है, तो उसे सीधे मार देता था। गब्बर सिंह का खौफ इतना था कि उस पूरे इलाके में कोई भी मुखबिरी करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सबको पता था कि मुखबिरी की बात पता चलते ही वो मार दिया जाएगा। पुलिस ने भी इधर गब्बर सिंह को पकड़ने के कई रास्ते अलग अलग निकाले, लेकिन वो हो नहीं रहा था। फिर उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि डाकू जो होते हैं वो अनाज के लिए या बाकी चीज़ों के लिए जब निकलते हैं अपने गैंग के साथ, तो कई बार गांव में जाके रुकते हैं। ये शुरुआत से एक परंपरा रही है चंबल की। कई बार बारिश और ये सारी चीज़ों में भी उनको इधर उधर जाके पनाह लेनी पड़ती है, किसी शादी ब्याह फंक्शन में भी वो जाते हैं भेस बदल कर। तो गांव के लोगों को पता होता है, लेकिन मुखबिरी कोई नहीं करता। तो कुछ पुलिस वालों ने कुछ बच्चों को अपना मुखबिर बनाने की कोशिश की। और ऐसे ही एक इंसिडेंट में जो विकासखंड, गोहद विकासखंड में था, गब्बर सिंह को पता चला कि कुछ बच्चे जो है वो पुलिस के लिए काम कर रहे हैं। बस इतना उसको सुनना था। वो गोहद विकासखंड पहुंचता है और कहते हैं एक ही दिन में शक के बिना पर 21 बच्चों को वो गोली मार देता है। 21। ये बात खबर आती है, मीडिया में आती है, अखबारों में आती है और पूरे देश में इससे हड़कंप मच जाता है। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और नेहरू जी को चाचा के तौर पर सारे बच्चे याद करते हैं। कहते हैं कि इस हादसे ने नेहरू जी को भी बड़ा बेचैन कर दिया और तब पहली बार उन्होंने कहा कि ये कौन है गब्बर सिंह और इसका काम जल्दी खत्म होना चाहिए जो इस तरह की हरकत की। और इस हत्याकांड, खुद पुलिस वालों के कई बार उसने मारा, उनके नाक काट लिए, इन सारी चीज़ों से बड़ी बदनामी भी हो रही थी पुलिस की। तब उस वक्त जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो काटजू, कैलाश नाथ काटजू मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनके ऊपर बड़ा प्रेशर और दबाव आ गया, क्योंकि गब्बर सिंह के इस हत्याकांड, पुलिस वालों पे हमला, पुलिस वालों के नाक काटना, लोगों में दहशत और कई ऐसे जगह जहाँ पे लोग डर के जाना छोड़ चुके थे सिर्फ गब्बर सिंह की वजह से। मछौरी, भाकर, चमौदी, चिनास, ये सारे वो इलाके थे मध्य प्रदेश के जहाँ पे गब्बर सिंह ने कहर ढाया था। और इसके अलावा राजस्थान, यूपी और एमपी, इन तीनों इलाकों में अलग अलग जगहों पे। तो अब कैलाश नाथ काटजू के ऊपर भी दबाव था कि वो गब्बर सिंह को रोके। और इस हत्याकांड के बाद अब जवाहरलाल नेहरू ने खुद इंटरेस्ट लिया और उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की और कहा कि इसको रोकना होगा। कहते हैं कि तब मुख्यमंत्री काटजू बहुत दबाव में आए और उन्होंने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई खासतौर पर गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए। और कहते हैं कि उस दौरान में जब भी मुख्यमंत्री पुलिस अफसर से मिलते, स्पेशल टास्क फोर्स के लोगों से मिलते, तो एक ही सवाल पूछते और एक ही चीज़ कहते कि मुझे गब्बर चाहिए, जिंदा या मुर्दा। ये मुख्यमंत्री काटजू की लाइन थी कि मुझे गब्बर चाहिए जिंदा या मुर्दा। ये जया भादड़ी के पिता तरुण कुमार भादड़ी ने अपनी किताब में लिखी ये लाइन। और इस लाइन का कहते हैं कि फिल्म में भी इस्तेमाल जो हुआ, ये रियल असल में शब्द थे कि मुझे गब्बर चाहिए। और ये मध्य प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू की लाइन थे जब वो पुलिस वालों से कहते थे कि किसी भी तरह से गब्बर चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अब इसके बाद एक टीम बनाई जाती है, लेकिन इस टीम से पहले जब ये कांड हुआ उसके बाद
गब्बर सिंह चंबल और इन 3 राज्यों से निकलकर पूरे देश में एक तरह से उसका नाम हो गया था, उसकी वजह ये थी कि इसके बाद गब्बर सिंह के ऊपर इनाम रखा गया जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 रुपये। और उस दौर में कहते हैं कि हिंदुस्तान में इससे बड़ा इनाम किसी और के ऊपर कभी रखा नहीं गया था, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। 50,000 रुपये मध्य प्रदेश ने इनाम रखे गब्बर सिंह की गिरफ्तारी पर, जिंदा या मुर्दा, ये सबसे बड़ी रकम थी। इसके कुछ दिनों के बाद राजस्थान ने भी 50,000 रुपये का इनाम रख दिया गब्बर सिंह पर, क्योंकि उसके भी सीमा से लगते हुए कई जगहों पे काम कर दिया था। यूपी ने रखे करीब 10,000 रुपये, तो 1,10,000 रुपये हो गए थे। और उस जमाने में 50,000 किसी डाकू के ऊपर इनाम, वो अपने बड़ी बात थी। तो 50,000 रुपये सर पर गब्बर सिंह के इनाम। और शोले में भी आपने डायलॉग सुना होगा, वो कालिया और बाकी लोगों से जब बातचीत होती है। तो अब एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाती है और अब पुलिस की टीम लग जाती है गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए। लेकिन मुश्किल ये थी कि कोई भी गब्बर के बारे में खबर या मुखबरी करने को तैयार नहीं था। उसकी वजह ये थी कि उन्हें मालूम था कि अगर गब्बर सिंह के बारे में मुखबरी करेंगे तो फिर गब्बर सिंह को पता चल गया तो सीधे सीधे वो उसे मार डालेगा, और इसीलिए कोई भी कर नहीं रहा था। इस दौरान में जो ये पूरी टीम बनाई गई गब्बर को पकड़ने के लिए, उसमें एक डीएसपी थे उस वक्त, मिस्टर मोदी। उनका एग्जैक्ट नाम जो है वो मैं आपको, हालांकि इस टीम में कई लोग थे बट एक इसमें थे मिस्टर मोदी, और उनको दिया गया ये जिम्मेदारी कि आप गब्बर सिंह को पकड़ो, राजेंद्र प्रसाद मोदी। अब राजेंद्र प्रसाद मोदी लग गए गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए। कहते हैं कि 2-3 साल बीत गए, गब्बर की कभी खबर मिलती कभी नहीं मिलती, गांव वाले खबर देते तो बड़े डरे डरे, लेकिन वो खबर गलत निकलती। इसी दौरान में एक बार भिंड के पास एक गांव में आग लग गई। उस आग में घर के कुछ लोग फंस गए, बड़े लोग तो निकल आए, एक बच्चा अंदर फंस गया। डीएसपी जो मोदी थे, राजेंद्र प्रसाद मोदी, ये वहीं पे डेरा डाले हुए थे। उन्हें इस आग के बारे में खबर मिली, वो भागकर गांव में पहुंचे और अपनी जान खतरे में डालकर वो उस आग लगी हुई घर के अंदर घुसते हैं और उस बच्चे को जिंदा बाहर निकाल लेते हैं। जब वो उसको बाहर निकाल कर लेकर आते हैं तो पूरा गांव, जो राजेंद्र प्रसाद मोदी थे, उनका भक्त हो जाता है, उनकी बहादुरी का कायल हो जाता है। और यहीं पे चीज़ें बदलती हैं। अब उन्हें लगता है कि ये पुलिस अफसर हम लोगों की मदद के लिए, हमारे बच्चे की जान बचाई है, तो इसकी मदद करनी चाहिए। तो फिर बदले में मोदी कहते हैं कि अगर आप में से किसी को गब्बर सिंह की खबर हो, बताना, ये बात लीक नहीं होगी। और इसके बाद ये सिलसिला चलता रहता, गांव वाले वादा करते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब इसके बाद उस वक्त जो आईजी रेंज के अफसर थे मध्य प्रदेश के एफ रुस्तम जी, एफ रुस्तम जी के अंडर में मोदी काम कर रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद। और एक रोज जिस बच्चे की जान बचाई थी राजेंद्र प्रसाद मोदी ने, उनके पिता को खबर मिलती है कि जो गब्बर सिंह है वो हाईवे से गुजरने वाला है। और वो तारीख थी 13 नवंबर 1959, 13 नवंबर 1959। खबर पुख्ता थी, पूरी टीम जाकर वहां पे जुट जाती है, लग जाती है, और खुद जो इसके इंचार्ज थे रुस्तम जी, वो वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद तय वक्त पे गब्बर सिंह वहां से गुजरता है, पुलिस चारों तरफ से घेर लेती। अब दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। एनकाउंटर अब गब्बर सिंह और पुलिस के बीच में जारी था। कहते हैं कि इस एनकाउंटर को पहली बार चंबल के आसपास जहाँ पे ये हो रहा था, लोग, एक रेलवे ट्रैक था, वहाँ पे ट्रेन लगी हुई थी, उस ट्रेन के छत पर खड़े हो गए। कुछ लोग अलग अलग जगहों पे खड़े हो गए। हाईवे से जो बस गुजर रही थी, लोग बस की छत पे खड़े हो गए, और सारे लोग दूर से इस एनकाउंटर को लाइव देख रहे थे। 13 नवंबर 1959 की बात बता रहा हूँ। कई घंटे एनकाउंटर चला, दोनों तरफ से गोलियां चलती रही, और आखिरकार पुलिस ने 2 ग्रेनेड फेंके, जहां पे उन्हें मालूम था कि गब्बर सिंह अपने गैंग के साथ एक ओट में छुपा हुआ है।
उनमें से एक ग्रेनेड सीधे जाकर गब्बर सिंह के पास फटता है और गब्बर सिंह का पूरा जबड़ा उड़ जाता है। इसके बाद पुलिस का एनकाउंटर चलता रहता है। उसके जितने साथी थे करीब 9 लोग वहीं पे मारे जाते हैं और आखिर में फिर ये एनकाउंटर ख़त्म होता है और उसके बाद शिनाख्त होती है, पता चलता है कि ये गब्बर सिंह है और उसकी एक तस्वीर है जिसमें उसका जबड़ा जो है वो उड़ा हुआ है। वो तस्वीर खींची जाती है। 13 नवंबर की बात थी। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे था। एनकाउंटर होते होते रात हो गई, 12 बज चुका। अब 14 नवंबर की तारीख आ गई। कहते हैं कि सबसे पहले नेहरू जी को यह खबर रुस्तम जी ने दी, KF रुस्तम जी ने। उन्होंने नेहरू जी को फ़ोन किया और कहा कि गब्बर मारा गया है और ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। ये बाकायदा लिखा हुआ है। इसकी वजह यह है कि KF रुस्तम जी जो थे उस वक्त, उनको डायरी लिखने का बड़ा शौक था। हर इंसिडेंट, हर घटना के बाद वो डायरी लिखा करते थे और ये सारी डायरी में चीज़ें लिखते थे वो। इस एनकाउंटर की भी उन्होंने सारी चीज़ें डिटेलिंग में लिखी थी। बाद में इस डायरी पर एक किताब लिखी गई और ये किताब लिखी थी एक IPS अफसर थे PV राजगोपाल। तो उन्होंने रुस्तम जी से इजाज़त ली कि आपकी इस डायरी पे मैं लिखना चाहता हूँ, तो उन्होंने इजाज़त दी और वो फिर एक किताब लिखी गई जिसका नाम था द ब्रिटिश, द बैंडिट्स एंड द बॉर्डरमैन। द ब्रिटिश, द बैंडिट्स एंड द बॉर्डरमैन। ये किताब दरअसल जो रुस्तम जी थे उनकी डायरी का हिस्सा है और इसी किताब में ये सारी चीज़ें मेंशन है और उसमें ये भी है कि कैसे उन्होंने पहली बार फ़ोन किया और गब्बर सिंह के बारे में बताया नेहरू जी को। वो नेहरू जी के सुरक्षा में भी पहले रहे थे रुस्तम जी और फिर उन्होंने उन्हें खबर दी कि इस तरीके से वो मारा गया और ये आपके बर्थडे का एक गिफ्ट है। तो करीब 13 नवंबर 1959 को इस असली गब्बर सिंह की मौत हुई एनकाउंटर में और इसके 16 साल बाद 1975 में शोले फिल्म आई जिसमें एक नया गब्बर सिंह था जिसको अमजद खान ने रोल प्ले किया था। तो ये कि गब्बर सिंह का रोल एक काल्पनिक था और सिर्फ सलीम जावेद जी के दिमाग की उपज थी। बहुत सारे लोगों के मन में, मेरे जैसे भी ये सवाल था कि वाकई कभी कोई गब्बर सिंह रहा कि नहीं रहा। तो असलियत में है कि इस दुनिया में, बल्कि अपने देश में एक गब्बर सिंह था। हालांकि उसका नाम गबरा था, लेकिन गबरा से फिर वो गब्बर सिंह बना और ये नाम पूरे भिंड और उस आसपास में हर जगह पे लोग जानते थे। यहाँ तक कि गब्बर सिंह की मौत के बाद कई सालों तक पुलिस वाले तब भी गब्बर सिंह का नाम लेते थे। उसका खौफ, उसकी दहशत इतनी थी। उसकी दहशत की वजह ये थी कि एक तांत्रिक के कहने पे जो उसने नाक और कान काटने शुरू किए थे, उसकी वजह से लोगों में ज़्यादा दहशत थी। उस वक्त लोग, मतलब ये आलम था कि उस इलाके में किसी का अगर नाक कटा हुआ और गुजर रहा है या एक कान नहीं है तो लोग मान लेते थे और ये सीधे कहना शुरू कर देते कि ये गब्बर सिंह का शिकार हुआ है। तो गब्बर सिंह की दहशत इस तरीके से फैली। चंबल में कोई और डाकू इस तरीके से उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जो गब्बर सिंह ने किया, क्योंकि वो एक तरह से नाक और कान काट करके निशानी छोड़ देता था कि ये मेरा शिकार है, मेरे हाथ से ये शिकार हुआ है। और इन चीज़ों ने लोगों के अंदर उसकी दहशत ज़्यादा फैलाई थी, यहाँ तक कि पुलिस फोर्स में भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले थे जिनको उसने नहीं छोड़ा, पुलिस वालों के भी नाक और कान काटे थे। और यही वजह है कि पूरी पुलिस की टीम स्पेशल बनाई गई और ये कहा गया कि इसको किसी तरीके से पकड़ना है, जिंदा या मुर्दा। देश के प्रधानमंत्री तक को इस मामले में कूदना पड़ा। मुख्यमंत्री की कुर्सी इस डाकू की वजह से खतरे में थी और वो जब भी पुलिस वालों से मिलते यही बात करते कि मुझे गब्बर चाहिए, जिंदा और मुर्दा। और यही शायद संजीव कुमार ने फिल्म में ये डायलॉग में भी बोला है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें शोले में जो थी उस फिल्म में, इस गब्बर सिंह को सामने रख कर भी किया गया था। और उसकी वजह ये थी कि चूँकि इसके लेखक, राइटर ही थे सलीम खान और जावेद साहब, तो और सलीम खान इस इलाके के बारे में जानते थे, डाकुओं के बारे में जानते, तो कहीं ना कहीं उन्होंने गब्बर सिंह की पूरी कहानी सुनी भी थी। तो ये थी असली गब्बर सिंह की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। इस बारे में तो उम्मीद करता हूँ गाइज ये इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और गाइज मैं आपको बता दूँ कि अपने इस चैनल पर केवल और केवल आपको इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने को मिलेंगी, क्योंकि मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ होती हैं वही आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए यहाँ पर बने रहें और मिलते हैं फिर एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और यहाँ पर आप बने रहें।